नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BPSC फ्रेंड पर। फ्रेंड्स, बिहार इस हफ्ते कार्यक्रम के तहत आज हम 6 जून 2022 से 12 जून 2022 तक के मुख्य खबरें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवी आए हैं, उन्हें हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह कार्यक्रम पूर्णतया न्यूज़पेपर बेस्ड है। यह पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा में डेटा वगैरह तथा अपने उत्तर को करंट के साथ जोड़ने के लिए भी काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहली खबर क्या है। खबर है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बिहार से नीचे सिर्फ आंध्र प्रदेश, यानी कि बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर। आगे लिखा है सुरक्षित खान पान में बिहार 17 बड़े राज्यों में 16वें स्थान पर। आइए आगे खबर देखते हैं। बिहार 17 बड़े राज्यों में 16वें स्थान पर है। बिहार से नीचे सिर्फ आंध्र प्रदेश है। 100 अंकों में बिहार को सिर्फ 30 अंक मिले हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की ओर से मंगलवार को चौथी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 82 अंकों के साथ तमिलनाडु सबसे टॉप पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर तथा महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। गुजरात को अंक हैं 77.5 और महाराष्ट्र को 70 अंक मिले हैं। और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान 28वां है। आइए देख लेते हैं कि पैरामीटर क्या है। 5 पैरामीटर पर रैंकिंग। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की रैंकिंग 5 पैरामीटर पर जारी होती है। इसमें मानव संसाधन तथा संस्थान का डाटा, फूड टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग तथा कंज्यूमर एम्पावरमेंट तथा कानूनी प्रावधानों का अनुपालन शामिल है। फ्रेंड्स, इस खबर से क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है। बड़े राज्यों में, तो बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 16वां है, नीचे से दूसरा। और यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 16वां है। इसे किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है, इसे किसने जारी किया? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की ओर से। यह भी सवाल बनता है कि यह कैवां रिपोर्ट था, तो यह चौथा रिपोर्ट था। और साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पर कौन आया। पूछा जा सकता है कि बड़े राज्यों में बिहार 17 राज्यों में 16वें स्थान पर आया है, तो पहले स्थान पर कौन आया है? पहले स्थान पर तमिलनाडु आया है 82 अंकों के साथ। यह भी प्रश्न बनता है कि बिहार 17 बड़े राज्यों में 16वें स्थान पर आया है, तो 100 अंकों में बिहार को कितना अंक मिला है? तो सिर्फ 30 अंक मिले हैं। प्रश्न यह भी बनता है कि बिहार का स्थान सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है? तो सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान 28वां है। फ्रेंड्स, और भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, आप खबर को ध्यान से पढ़ेंगे। आइए हम अगली खबर देखते हैं। देश की पहली नगर वन योजना शुरू। खबर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
देश की पहली नगर वन योजना की शुरुआत जयप्रकाश नारायण उद्यान में शनिवार को हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पौधारोपण कर किया। देश की पहली नगर वन योजना भागलपुर से शुरू हुई है। विभिन्न राज्यों में 1000 नगर वन योजना बननी है। इसके तहत यहाँ 500 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। और इस खबर से क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है, एक बार अगर उसे भी हम देख लें तो हाल ही में देश की पहली नगर वन योजना शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई है? तो बिहार के भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान से शुरू की गई है। हाल ही में दूसरा प्रश्न यह भी बन सकता है कि हाल ही में पहली नगर वन योजना भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान से प्रारंभ की गई है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। प्रश्न यह भी बन सकता है कि भागलपुर में देश की पहली नगर वन योजना शुरू हुई है। इस उद्यान में कितने प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे? तो 500 से अधिक प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स, आप भी ज़रा ध्यान से पढ़ें। और कुछ प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे कि ये प्रश्न बन सकता है कि इस योजना के तहत कितने नगर वन योजना बनाए जाने की योजना है? तो 1000 सभी राज्यों को मिलाकर, विभिन्न राज्यों को मिलाकर। इस प्रकार से आप इस खबर को भी ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और जो भी प्रश्न इससे बन सकते हैं उसे आप बनाकर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, रक्सौल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने किया उद्घाटन। बिहार में पहली फूड लैब शुरू। अब सैंपल नहीं भेजना पड़ेगा कोलकाता। फ्रेंड्स, अब तक बिहार में फूड लैब नहीं था, जिसकी वजह से जो नेपाल निर्यात करते थे हम खाद्य सामग्री, बिहार से जो खाद्य सामग्री नेपाल निर्यात होती थी उसको जांच के लिए कोलकाता भेजना पड़ता था और प्रोसेस लंबा हो जाता था, जिससे कि समय भी लगता था और खाद्य सामग्री के खराब होने की भी संभावना होती थी। तो अब जबकि यह बिहार में ही शुरू हो गया है तो यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं खबर में क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अर्थात प्रश्न बन सकता है कि बिहार में पहली फूड लैब कहाँ शुरू हुई है? तो रक्सौल में। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि बिहार में पहली फूड लैब रक्सौल में शुरू हुई है, उसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। यह भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में बिहार में पहली फूड लैब का उद्घाटन किया है, वो किस विभाग में मंत्री हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इस प्रकार से कुछ और भी प्रश्न इसमें बन सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से इस न्यूज़ को पढ़ें और जो संभावित प्रश्न है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, पटना चिड़ियाघर में अब 13 गैंडा। दुनिया भर में टॉप स्थान पर पहुंचा पटना। फ्रेंड्स, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में टॉप स्थान पर, यानी कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक गैंडा की संख्या अभी पटना के चिड़ियाघर में ही है। आइए थोड़ा विस्तार में देखते हैं इसको। पटना जू में गैंडों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही गैंडा के मामले में पटना जू दुनिया भर में टॉप पर पहुंच गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन डिएगो जू में गैंडा की संख्या 12 है, यानी कि दूसरे नंबर पर अमेरिका स्थित सैन डिएगो जू है जहां गैंडा की संख्या 12 है, और पटना जू में यह संख्या 13 हो गई। इसके साथ यह नंबर 1 हो गया है गैंडा के मामले में।
तो प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में पटना के चिड़ियाघर में गैंडों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही यह दुनिया में किस स्थान पर गैंडों के मामले में पहुंचा है, तो टॉप स्थान पर नंबर 1 पर पहुंच गया है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि हाल ही में पटना चिड़ियाघर गैंडों के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 स्थान पर आया है। तो यहाँ गैंडों की संख्या कितनी हो गई है, तो 13। आइए देखते हैं अगली खबर। खबर है गांधी सेतु की पूर्वी लेन सहित 13,585 करोड़ रुपए की परियोजना का हुआ लोकार्पण व शिलान्यास। इसमें जो मुख्य चीजें हैं उसे हम देख लेते हैं। 67,000 लोहे का उपयोग हुआ है दोनों लेन के निर्माण में। 5.6 किलोमीटर लंबा यह इस तरह का स्टील ब्रिज देश में पहली बार बना है। यहाँ देख लेते हैं खबर है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया। इस मौके पर 13,585 करोड़ रुपए की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। तो दोस्तों आप देखिए कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। एक तो यह पूछा जा सकता है कि इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। दूसरा यह पूछा जा सकता है कि नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में इस योजना का लोकार्पण किया गया है, तो यह किस मंत्रालय या किस विभाग से संबंधित है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं यह। साथ ही और भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ है कि NH85 यानी छपरा सिवान होते हुए गोपालगंज तक 2 लेन वाली 94.26 किलोमीटर लंबी सड़क का भी उद्घाटन किया। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है पिछले कुछ वर्ष पहले BPSC के एग्ज़ाम में कि NH85 कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका उत्तर था, हम देख रहे हैं इसमें छपरा सिवान होते हुए गोपालगंज। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। खबर है 8 जिलों से गुजरेगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। ये 8 ज़िले कौन से हैं हम उसे भी देख लेते हैं। ये ज़िले हैं चंपारण अर्थात पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सभी ज़िले बिहार के ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। आइए देख लेते हैं कि खबर में और क्या है स्पेशल। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित 520 किलोमीटर एक्सप्रेस वे में से 416 किलोमीटर सड़क बिहार के पश्चिम व पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे भारत नेपाल के सीमावर्ती जिले से गुजरेगा। आइए देख लेते हैं। इसमें शिवहर जो है यह नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करती है फ्रेंड्स। अन्य सभी जिले जो हैं वह नेपाल से अपनी सीमा साझा करती हैं। तो इसमें से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो जिसके लिए सर्वे शुरू हुआ है वह बिहार के कितने ज़िलों से गुजरेगा, तो 8 ज़िलों से गुजरेगा। ये ज़िले कौन से हैं, तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है और
बिहार में इस सड़क की लंबाई 416 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, और भी कुछ प्रश्न अगर बन सकते हैं तो आप ध्यान से इस खबर को पढ़िए और देखिए कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। खबर है, पटना कॉलेज के जाबिर अंसारी कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने इजिप्ट जाएंगे। तो पूछा जा सकता है कि जाबिर अंसारी किस खेल से संबंधित हैं, तो कराटे से संबंधित हैं। ये कहाँ से हैं, तो पटना कॉलेज से संबंध रखते हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। खबर है, खेलो इंडिया में पहलवान शुभम ने दिलाया बिहार को पहला पदक। फ्रेंड्स, खेलो इंडिया का यह चौथा संस्करण है और बिहार को अभी पहला पदक, कांस्य पदक दिलाया कैमूर के शुभम कुमार ने। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मंगलवार को कैमूर के पहलवान 17 वर्षीय शुभम कुमार ने बिहार को पहला पदक दिलाया। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि खेलो इंडिया में पहला पदक किसने दिलाया बिहार को? शुभम कुमार ने दिलाया। खेलो इंडिया में हाल ही में शुभम कुमार ने बिहार को पहला पदक दिलाया है। वह कौन सा पदक है? तो कांस्य पदक। इस प्रकार से और भी कुछ प्रश्न, जैसे कि यह भी पूछा जाता है ये किस ज़िले से संबंधित हैं, तो कैमूर से। तो आप ध्यान से इस खबर को पढ़ के जो भी प्रश्न इससे बन सकते हैं उन्हें तैयार कर लें। आइए देखते हैं अगली खबर। 155 किलोग्राम वजन उठा भोला ने दिलाया बिहार को पहला स्वर्ण। अभी हमने पढ़ा था कि पहला पदक खेलो इंडिया में बिहार को शुभम कुमार, जो कैमूर से संबंध रखते हैं, ने पहला पदक, कांस्य पदक दिलाया था। और अभी हमने देखा कि भोला ने दिलाया है बिहार को पहला स्वर्ण पदक खेलो इंडिया में। तो खबर थोड़ा डिटेल में। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भारोत्तोलक भोला कुमार ने सिंह के दम पर बिहार ने पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। गुरुवार को जहानाबाद के भोला ने 102 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच में 127 और क्लीन एंड जर्क में 155 भार उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। तो प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं इससे? प्रश्न बन सकता है कि बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया खेलो इंडिया में? भोला कुमार ने। यह भी प्रश्न बन सकता है कि बिहार को पहला स्वर्ण पदक भोला कुमार ने दिलाया है, तो वह कहाँ से संबंधित है? जहानाबाद से संबंधित है। उन्होंने कितना वजन उठाया? 155 किलोग्राम वजन उठाया। और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें और जो भी प्रश्न इसमें बन सकते हैं उसे आप बनाएं। इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि इसके पूर्व कुश्ती में कैमूर के शुभम ने कांस्य पदक जीत बिहार का खाता खोला था। ठीक है, आइए अगली खबर देखते हैं। पटना की बेटी ने रजत पर लगाया निशाना। अपर्णा ने कोलकाता में 5 जून को आयोजित ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है। आइए अगली खबर देखते हैं। खबर है, आजादी के दीवानों के नाम 16 सरोवरों के लिए जगह चिन्हित। और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आज़ादी के 75वें साल को यादगार बनाने के लिए जिले में 75 अमृत सरोवर का होगा निर्माण। देश में कुल 162 के लिए स्थल चयनित। आइए देखते हैं इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न बन सकता है कि आज़ादी के 75वें साल को यादगार बनाने के लिए पटना में कितने अमृत सरोवर का निर्माण होगा? उत्तर है 75। प्रदेश में कुल कितने सरोवरों के लिए स्थल चयनित किया गया है? तो 1062। इस प्रकार से कुछ अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। आप ध्यान से खबर को पढ़ें और जो भी प्रश्न बन सकता है उसे बनाएं और उसका उत्तर भी दें। आइए अगली खबर देखते हैं।
द लिपस्टिक बॉय के पोस्टर का विमोचन। भिखारी ठाकुर के चरित्र पर आधारित फिल्म द लिपस्टिक बॉय के पोस्टर का बुधवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विमोचन किया। इसके निर्माता अभिनव ठाकुर हैं। फ्रेंड्स, भिखारी ठाकुर को का परिचय यहाँ हमें नहीं देना है, उन्हें सभी जानते हैं कि भिखारी ठाकुर एक बहुत ही महान लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और विदेशिया विधा शैली जो है यह उन्हीं की देन है। साथ ही उन्होंने बहुत कुछ लोक कला को दिया है। तो इन्हीं के विषय में, इन्हीं के ऊपर एक फिल्म बन रही है, लिपस्टिक बॉय बनी है, जिसका पोस्टर जारी किया गया है। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, उसे भी आप देख लें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अगली खबर देखते हैं। खबर है काव्य संग्रह का शिक्षा मंत्री ने किया विमोचन। राजेश कुमार पांडे द्वारा रचित अधूरे बिंब काव्य संग्रह का विमोचन किया गया। अधूरे बिंब काव्य संग्रह, राजेश कुमार पांडे। आइए अगली खबर देखते हैं। खबर है अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अब 366 रुपये मिलेगी। इससे पहले इन्हें अब तक अकुशल मजदूरों की मजदूरी जो थी वह 318 रुपये प्रतिदिन थी, जो कि अब 366 रुपये होगी। आइए अगली खबर देखते हैं। डायल 112 शुरू। खबर है कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत पटना से हुई है। तो खबर यह है, साथ ही यह भी है कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और ट्रैफिक से जुड़ी सेवा एक ही साथ डायल पर प्राप्त की जा सकती है। तो एक ही डायल से हम ये सारी सेवा प्राप्त कर सकते हैं, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और ट्रैफिक। तो प्रश्न बन सकता है कि 112 नंबर डायल कर कितनी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं या कौन कौन सी सेवाएं। तो पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और ट्रैफिक से जुड़ी सेवा। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि एक ही नंबर जिससे पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और ट्रैफिक से जुड़ी सेवा प्राप्त की जा सकती है, और नंबर कौन सा है। तो 112। और भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान से न्यूज़ को पढ़ें। अगली खबर है IGIC बना राज्य का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल। आइए अगली खबर देखते हैं। विधान परिषद की नेवा परियोजना का किया अध्ययन। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा। आइए अगली खबर देखते हैं। पंचायतों की योजनाएं और उन पर खर्च हो रही राशि अब ऑनलाइन देख सकेंगे। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। MIS व CFMS से लैस होंगी वेबसाइटें। वेबसाइटों को प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS और व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS से लैस किया जाएगा। इससे पंचायतों में विकास व अन्य गतिविधियों पर खर्च किए गए फंड के एक एक रुपए की जवाबदेही तय होगी। पंचायत की गतिविधियों को वेबसाइट पर अपलोड करने की बाध्यता रहेगी। आइए अगली खबर देखते हैं। आपदा से गाय भैंस की मौत पर राज्य सरकार देगी 30,000 रुपये मुआवजा। मछुआरों को भी आपदा में होगी सहायता। नाव को आंशिक नुकसान पहुंचता है तो मरम्मत के लिए 4100 रुपये, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नाव के लिए 9600 रुपये दिए जाएंगे।
यदि जाल पूरी तरह नष्ट हो जाता है तो 2600 रुपये अनुदान का प्रावधान किया गया है। मत्स्य बीज फार्म के लिए 8200 प्रति हेक्टेयर इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। मछली फार्म पुनर्स्थापन व मरम्मत के लिए 12,200 प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है। साथ ही यह भी है कि बैल व घोड़ा के मौत पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आइए अगली खबर देखते हैं। खबर क्या है? योजनाओं की होगी रोज निगरानी, 1 जुलाई से बदलेगी व्यवस्था। 13 जून से CFMS पर रोक, 1 जुलाई से नई व्यवस्था। अब वामिस पर अपलोड होगा डाटा। तो ये CFMS क्या है और वामिस क्या है? तो वामिस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो हम देख लेते हैं। वामिस का फुल फॉर्म है वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और CFMS का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखें। आइए अगली खबर देखते हैं। पटना हाई कोर्ट में 2 जजों ने ली शपथ, संख्या हुई 36। यह तो हमने पिछले सप्ताह भी देखा था, लेकिन इसमें एक खास बात यह है जो हमें आगे देखनी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमानुल्लाह का स्थानांतरण पटना हाई कोर्ट में हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। उनके योगदान के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 37 हो जाएगी। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह तक हमने देखा था कि यह 36 हो गई थी और इस सप्ताह हम देख रहे हैं कि यह 37 हो जाएगी। ठीक है, यह भी खबर है। अगली खबर देख लेते हैं। किलकारी फिल्म फेस्टिवल के लिए बांग्लादेश और ग्रीस से आई फिल्में। किलकारी बाल भवन में 23-24 जुलाई को फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। फिल्म फेस्टिवल के लिए पिछले 20 दिनों में बांग्लादेश, तुर्की, ग्रीस, फ्रांस, इटली, अफगानिस्तान, पोलैंड से अब तक 100 फिल्में आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, किलकारी फिल्म फेस्टिवल के विषय में पूछा जा सकता है, तो आप इस न्यूज़ को भी ध्यान से देख लें और जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसे बनाकर उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप BPSC के साथ अन्य स्टेट PCS एग्जामिनेशंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप BPSC फ्रेंड पर प्रतिदिन नियमित रूप से क्विज का आयोजन किया जाता है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, आप उससे जुड़े और क्विज में पार्टिसिपेट कर उसका लाभ उठाइए। साथ ही हम जो वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल कराया जाता है। तो इसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कामना के साथ कि हमारी यह मेहनत रंग लाए और आप कामयाब हों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।